नमस्कार, मैं जगजीत सिंह आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। पहले मैं एक्स ट्रेजरर था, अभी मैं पोस्ट पर नहीं हूं। देश के अंदर में जो हालात चल रहे हैं और देश की जो हालत आज की तारीख में 2014 से 24 तक हो गई है, इस पे हम सब व्यथित हैं। जो भी देश प्रेमी है, जो भी देश के बारे में सही सोचता है, संविधान के बारे में सोचता है, एक आम इंसान के बारे में सोचता है, वो सब लोग आज की तारीख में जो उम्मीदें 2014 में थी उससे बहुत ही ज़्यादा विचलित हो चुके हैं। केजरीवाल सरकार और मोदी सरकार, इनके जो शिक्षा प्रणाली है या शिक्षा नीति है, इसमें क्या अंतर है? केजरीवाल सरकार और इनकी शिक्षा नीति के अंदर में अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो जमीन आसमान का फर्क है। केजरीवाल जी ने पहले ही दिन से अपने बजट का 25% हिस्सा शिक्षा पे लगाया। 1/4 आज तक देश के अंदर में 25% पैसा शिक्षा में नहीं लगाया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट मात्र 3-4% लगाती है, वो भी पूरा खर्चा नहीं करती है। स्टेट गवर्नमेंट 6 से 7% करती है, वो भी पूरा नहीं करती है। लेकिन हमारी छोटी सी गवर्नमेंट में हमने 25% खर्चा करके जो स्कूल थे वो स्कूल को हमने वर्ल्ड क्लास बनवाया। वहां के सिर्फ बिल्डिंग ही अच्छी नहीं बनवाई, वहां के टीचर्स को हमने फिनलैंड भेजा, जो बेस्ट टीचिंग कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर में। सिंगापुर भेजा हमने। जब सिंगापुर भेजा, फिनलैंड भेजा, तो हमारे मिनिस्टर उनके साथ घूमने नहीं गए थे। प्रिंसिपल के साथ टीचर्स भेजे हमने और एक सरकारी अधिकारी को भेजा कि आप जाइए वहां से ट्रेनिंग लेकर के आइए। हमारे मिनिस्टर वहां पे घूमने नहीं गए उनके साथ, जैसे इनके मिनिस्टर जाते हैं। वहां से ट्रेनिंग लेने आने के बाद में 50,000 टीचरों को उन्होंने अपने अंडर में ट्रेनिंग दी। इसका फायदा ये हुआ मैडम कि हमारे स्कूल के, सरकारी स्कूल के रिजल्ट्स 96%, 97%, 98%, 99% तक पहुंच गए 3-4 सालों में। 3.5 से 4 लाख प्राइवेट स्कूल से स्टूडेंट छोड़ के गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया है। आपने आज तक सुना है कि प्राइवेट स्कूल से छोड़ करके गवर्नमेंट स्कूल में स्टूडेंट आता है? गवर्नमेंट स्कूल का छोड़ के प्राइवेट में जाता है, मजबूरी में जाता है क्योंकि गवर्नमेंट में अच्छी पढ़ाई नहीं होती, ये तो सुना होगा। लेकिन प्राइवेट स्कूल से 3.5-4 लाख स्टूडेंट छोड़ करके गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं और आज वहां का जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड है अच्छा हो गया है। वहां पे गरीब का बच्चा हो, चाहे रईस का बच्चा हो, चाहे किसी का भी बच्चा हो, सबको समान शिक्षा मिल रही है, अच्छी शिक्षा मिल रही है। वर्ल्ड के लीडर्स देखने आ रहे हैं वो मॉडल। ये हमारा मॉडल है। मोदी का मॉडल क्या है? मोदी जी का मॉडल है स्कूल बंद कर दो, हमें पढ़ाना ही नहीं है। हमारे को ये महाराष्ट्र के अंदर में आज 45,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं। मराठी मीडियम के स्कूल पूरे करीब कगार पे आ गए हैं बंद होने के, क्योंकि इन्हीं के लीडर्स लोगों ने कॉन्वेंट स्कूल खोल लिया है, प्राइवेट स्कूल खोल के बैठ गए। उनका बिजनेस कैसा चलेगा अगर सरकारी स्कूल अच्छे हो गए तो? इनकी नीयत ही नहीं है पढ़ाने की। ऊपर से नई शिक्षा नीति के अंदर में इन्होंने जो भी पैसा सेंट्रल फंड से गवर्नमेंट को देकर के स्कूल को अच्छा बनाना चाहिए, ये ना बना करके उनको कर्जे के स्वरूप में ये पैसा दिया जा रहा है। यानी उनके ऊपर में भी लोन का लोड थोपा जा रहा है। क्या लोन लेकर के कोई सरकारी स्कूल अच्छा हो सकता है? नहीं हो सकता है। वहां भ्रष्टाचार होगा, वहां पे नीयत साफ नहीं होगी, वहां पे कुछ उसके स्टैंडर्ड्स की बात नहीं होगी, क्वालिटी की बात नहीं होगी। वहां पे वो स्कूल के अंदर में पैसा आएगा और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में खत्म हो जाएगा। इन्होंने तो एक भी स्कूल मुझे देश में बता दीजिए, मोदी सरकार ने एक स्कूल इन्होंने बना करके बताया होगा। गुजरात के इलेक्शन में हंसी आती है, मुझे हंसी आती है। इतने देश के बड़े प्रधानमंत्री जो अपने आप को विश्व गुरु साबित करने में एक सेकंड भी नहीं छोड़ते, वो एक बैनर की बनाई हुई क्लास के अंदर में 4 स्टूडेंट को बैठ करके पढ़ा रहे हैं, बैठे उनके साथ में ऐसा बता रहे हैं ये देखो स्कूल के। आप दूसरे दिन वो बैनर वाली क्लास गायब हो जाती है सीन में से। सिर्फ इलेक्शन के अंदर में जुमला दे रहे हैं अब ये लोग। ये इनके लेवल की वर्किंग है। और आप दिल्ली जाइए, हमारी आपको रिक्वेस्ट है कि आप दिल्ली जाइए, दिल्ली जाकर के हमारे स्कूल प्रत्यक्ष देखिए कि ये पहले किस हालत में थे और आज किस हालत में है। पहले की पढ़ाई क्या थी और आज की पढ़ाई क्या है। अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी का एजुकेशन मॉडल और इनके एजुकेशन मॉडल में बहुत बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। हम आसमान लेवल का काम कर रहे हैं तो ये तो अभी जमीन पर उगे भी नहीं है। और एक सवाल सर मेरा कि ये जो मोहल्ला क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक के बारे में लोगों ने सुना तो है, लेकिन
ये असल में क्या काम करता है, किस तरह से लोगों को फायदा मिल रहा है इसका, इसके बारे में थोड़ा सा जानना जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मोहल्ला क्लिनिक जो है, ये देखिए, मोहल्ला क्या होता है? मोहल्ला होता है एक बस्ती जहाँ पे साधारण लोग रहते हैं, जहाँ पर रोज बलरा की नौकरी करने वाले लोग, मजदूर लोग, गरीब लोग और जो साधारण से लोग रहते हैं, सिंपल, जिनका मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, वहाँ पर उसे मोहल्ला कहा जाता है। सिविल लाइंस हो गया, रामदास पेट हो गया, ऐसी बड़ी बड़ी कॉलोनीज को मोहल्ला नहीं कहा जाता। ये सिविल एरियाज होती है जहाँ पे बड़े बड़े कोठियाँ होती है, करोड़पति होते हैं। ऐसी जगहों पे हमने एक छोटा सा मोहल्ला क्लिनिक खोला है। मोहल्ला क्लिनिक आपके लिए फ्री में अवेलेबल है। वहां आप जाएंगे, डॉक्टर आपको तपासेगा, डॉक्टर आपका टेस्ट करेगा, डॉक्टर आपकी जांच करेगा। अगर छोटे मोटे प्रॉब्लम है, सर्दी के, खांसी के, बुखार के, छोटे छोटे जो एलिमेंट्स है, वो मोहल्ला क्लिनिक में ही ठीक हो जाएंगे। वहीं से आपको दवाई की पर्ची मिलेगी। वो दवाई की पर्ची मिलने के बाद सामने ही उसके वहाँ मोहल्ला क्लिनिक में फार्मेसी का काउंटर है, वहां पे आपको फ्री में दवाई मिल जाएगी। वहां से 230 टाइप के टेस्ट हैं जो आपको फ्री में मिलते हैं करके, पैसे नहीं देने पड़ते। नहीं तो आज आप एक डॉक्टर के पास जाइए, वो डॉक्टर आपसे 500 रुपये कंसल्टेशन तो लेगा ही लेगा। जो टेस्ट लिख करके देगा उसमें 1,500-2 हज़ार रुपये लग जाते हैं, और उसके बाद जो दवाइयाँ लिख करके देगा, हो सकता है बड़ी बीमारी हो तो ज़्यादा पैसे लगे, छोटी बीमारी हो तो ज़्यादा पैसे लगे। एक बार डॉक्टर के पास में आप जा करके आए और ये सब अगर आपको करना पड़ा तो कम से कम 2,500-3 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है। मोहल्ला क्लिनिक में किसी भी पैसे का खर्चा नहीं आता। और मोहल्ला क्लिनिक में एंट्री के लिए ये नहीं है जैसा आपके इनके जो आयुष्मान कार्ड वाला काम है ना, आपके पास मोटरसाइकिल है, टीवी है, आप किराए के घर में रहते कि ओनर के घर में रहते कि कहाँ रहते, तब आपको ये लागू है, ये लागू नहीं है, ऐसी स्कीम्स है इनकी। हमारे यहाँ चाहे मर्सिडीज बेंज से आदमी उतरे, चाहे ऑटो से उतरे, उसको समान ट्रीटमेंट मिलेगी, क्योंकि वो देश का नागरिक है। उसको कोई भेदभाव नहीं कि तुम ऊंचा है, नीचा है, तुम्हारी जाति क्या है, ये क्या है, दुनिया भर का तुम्हारे पास फैसिलिटीज क्या है। मोहल्ला क्लिनिक में हर इंसान को इलाज मिलेगा, वो भी सरकारी की तरफ से मुफ्त मिलेगा, और लोग उससे बहुत ज्यादा खुश हैं। पंजाब में भी 75वें साल में अभी 75 मोहल्ला क्लिनिक खोल दी गई है वहां पर, और भी आगे प्लानिंग है। दिल्ली में तो हम बहुत ज्यादा करना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है, दिल्ली की जमीन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, हमें जमीन ही नहीं दी जाती, हमें जगह ही नहीं दी जाती मोहल्ला क्लिनिक खोलने के लिए। हमको जमीन मांगने के लिए एलजी के पास जाना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है, और वो हमारे रास्ते में अड़थड़े करते हैं। तो बहुत सारी हमारी मोहल्ला क्लिनिक किराए के मकान में चल रही है। हम लोगों ने मकान लिए, वहां पर चला रहे हैं। हम सरकार से जब मांगते हैं कि हमें जगह दीजिए, तो वो जगह नहीं दे रही है। ये लोगों की भलाई के लिए है, लोगों के इलाज के लिए है, क्योंकि महंगा इलाज लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके ऊपर अगर आपका मान लीजिए फ्रैक्चर हो जाता है, मान लीजिए आपको कुछ ऐसी तकलीफ हो जाती है, उसके लिए पॉलीक्लिनिक्स है। मान लो इसके ऊपर में भी जाकर के आपको ब्रेन हेमरेज हो जाता है, आपको अगर हार्ट अटैक आ जाता है, आपको बाईपास सर्जरी करना है, आपको एंजियोग्राफी करना है, एंजियोप्लास्टी करना है, उसके लिए गवर्नमेंट के अस्पताल में जाएंगे, वहां पे मुफ्त है मैडम। और तो और ऐसा कहीं पे भी नहीं होगा, किसी भी सरकार ने ये करी नहीं होगी कि मान लीजिए आपके घर में आपके बड़े बुजुर्गों को, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है और आप सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं, और उस वक्त सरकारी अस्पताल अगर आपको रिफ्यूज कर देता है कि नहीं, आज हम नहीं कर सकते, आपको हमारे पेशेंट फुल है, या हम इनको ऑपरेट नहीं कर सकते, इसकी इमरजेंसी आ गई है इसकी, आप इसे प्राइवेट में ले जाइए। बिल्कुल बेशक आप प्राइवेट में ले जाइए, वहां पे ऑपरेशन कराइए, आपको एक पैसा खर्चा नहीं करना, वो बिल दिल्ली की सरकार देगी, क्योंकि दिल्ली की सरकार ये मानती है ये हमारी जवाबदारी थी इनका इलाज करना, हम नहीं कर पाए, इसलिए मजबूरी में इनको प्राइवेट में जाके करना पड़ा। और प्राइवेट में करने की वजह से जो भी 10 लाख का क्यों ना बिल है, वो दिल्ली सरकार देगी, आपके जेब में से एक पैसा खर्चा नहीं होगा। सुना है आपने कभी ऐसी गवर्नेंस किसी को? आज तक देश के अंदर में ऐसी गवर्नमेंट देखी है? नहीं देखी है। ये आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, इसे ही गवर्नमेंट कहा जाता है, इसी ही गवर्नेंस कहा जाता है, और यही देश के संविधान के रास्ते पे चल रही है। क्योंकि जो फैसिलिटी एक गरीब को अवेलेबल है, वो बड़े से बड़े अमीर को भी अवेलेबल है। उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता कि ये अमीर है, ये तो पैसे दे सकता है, इसको नहीं मिलेगी ये फैसिलिटी, ये गरीब है, इसको नहीं दे सकता तो इसको मिलेगी ये फैसिलिटी। चाहे मैंने आपसे कहा, चाहे मर्सिडीज बेंज से उतरे, चाहे ऑटो से उतरे, दोनों के लिए हमारे देश के कानून जब सेम है तो हमारा व्यवहार भी सेम है। ये है आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट। सर, ये मोहल्ला क्लिनिक से मुझे और एक सवाल पूछना था कि यहाँ सेवा देने वाले जो डॉक्टर्स हैं,
जी। उनके क्वालिफिकेशन कैसी है? मतलब वो प्राइवेटाइजेशन वाले जो प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं उस तरह के हैं, हाई वेल एजुकेटेड वेल डिग्री वाले सर्जन वगैरह, या फिर BHMS वगैरह जो निचले स्तर बिल्कुल के भी हैं? नहीं। ये वैसे ही क्वालिफाइड डॉक्टर हैं जो बड़े से बड़े मेडिकल कॉलेज में होते हैं, मोहल्ला क्लिनिक में फिजिशियंस बैठते हैं जो MD मेडिसिन वगैरह होते हैं। और आपको ताज्जुब होगा ये बता करके, आप नॉर्मली कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में महाराष्ट्र में जाएंगे तो आपके साथ जो ट्रीटमेंट होती है, जो धक्के खाने पड़ते हैं आपको, क्या है, काय के लिए आए, अभी हम लोग बिजी है, ये जो भाषा वापरी जाती है इस टाइप की गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर में, एक इंसान परेशान होता है इलाज करवाने के लिए, वहां पे हमारे डॉक्टर को तनख्वाही इस बेसिस पे मिलती है कि आपने पर डे कितने केसेस देखे, आपने किससे कितने नंबर ऑफ केसेस आप लोगों ने देखे, और महीने के आपने कितने केसेस देखे। इसलिए हमारा जो डॉक्टर है वो ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करता है, ज्यादा से ज्यादा अपनी ड्यूटी निभाता है, और वो जितना ज्यादा पेशेंट देखेगा उसके हिसाब से उसको तनख्वाह मिलती है। तो पेशेंट और डॉक्टर का जो रिलेशनशिप है और जो इंटरैक्शन है, कोऑर्डिनेशन है, वो बहुत अच्छा है, और बिल्कुल वेल क्वालिफाइड, बिल्कुल अच्छे डॉक्टर्स वहां पे अवेलेबल हैं, और अच्छे जैसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अवेलेबल होती है वैसे ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल होती है। सर, ये मोहल्ला क्लिनिक कब से स्टार्ट हो चुकी है वैसे? ये पहले सरकार से हमारा चालू है, बिल्कुल मतलब पहले अभी भी चालू है? हाँ, अभी भी चालू है, रिस्पांस बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पांस है। 100%। इससे देखिए, इससे क्या फायदा हो गया, जो OPD पे लोड था ना सभी हॉस्पिटल्स के, ये काफी कम हो गया है। तो इससे जो प्राइवेट हॉस्पिटल जो है, हाँ जी, उसमें कुछ कमी आई है? मोहल्ला क्लिनिक की तरफ जब अगर लोग बढ़ते जा रहे हैं या इधर पहले सेवा क्या ले होता था, छोटे छोटे खांसी, सर्दी खांसी, छोटा मोटा बुखार रहा तो भी उसको जाकर के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाना पड़ता था, अब उसका इलाज यहाँ पर हो जाता है। वैसे ही पूरे हॉस्पिटल ओवरलोडेड है, वैसे ही अपने देश के अंदर में जो हॉस्पिटल्स, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन बहुत कम है, तो उनका भी लोड हमने शेयर किया है, और हम अपनी तरफ से बेस्ट सुविधा दे रहे हैं। तो छोटे मोटे इलाज के लिए प्राइवेट वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है ना। बहुत सारे गरीब लोग तो मैडम जाते ही नहीं है इलाज कराने, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं होते वहां पर जाकर के देने के लिए। उनके लिए तो बिल्कुल ये जीवन दान के समान है। देखिए, अभी 2024 का चुनाव हमारे सामने है, और ये बहुत अहम चुनाव है। मैं सारे देशवासियों से, सारे अपने साथियों से, सारे वोटर्स से, स्पेशली यंग वोटर से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि ये जो देश का चुनाव है, ये देश के चुनाव के साथ में आपका अपना भी चुनाव है कि हम कैसे नेताओं को चुन करके सांसद में भेजते हैं, जो सांसद में जाने के बाद में, संसद में जाने के बाद में देश के बारे में बात करते हैं, विकास के बारे में बात करते हैं, हमारे जमीन से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में बात करते हैं, कि वहां बैठ करके घटिया राजनीति करते हैं। आज जो वातावरण देश के अंदर चल रहा है, उस वातावरण के खिलाफ वोट देना जरूरी है। देश का संविधान खतरे में है, देश के अंदर में जो विचारधारा है, देश के मूलभूत सुविधाओं के बारे में कुछ सोचा नहीं जा रहा। एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि विकसित भारत, कंक्रीट के रोड, दुनिया भर का जो दिखावटी वाला विकास वो हो रहा है। मेन रोड तो बन गया है, लेकिन उसको जो ब्रांच में जाकर के गांव की जो हालत है वो बहुत ही ज्यादा खराब है, वो बहुत ही ज्यादा पिछड़ेपन पे पड़े हुए हैं। अच्छे डेवलप्ड सिटी के बाजू लगे रूरल एरियाज खत्म हो चुके हैं। नागपुर की बात की जाए तो नागपुर के अंदर सिर्फ सेंट्रल एरिया के अंदर में कंक्रीट के रोड, बड़े बड़े ब्रिजेस बन रहे हैं, ये टूट रहा वो बन रहा है। लेकिन नागपुर के ही पेरिफेरल एरिया में जाए, जो नए एरिया बने हैं, नॉर्थ नागपुर में समता नगर चले जाए, बेलतरोड़ी की तरफ चला जाए, अपन बेसा के तरफ चले जाए, इधर बुट्टी बोरी की तरफ चले जाए, इधर हिंगना के तरफ चले जाए, आप अंदर बस्तियों में जाएंगे तो वहां रोड तक नहीं है, वहां जाने के रास्ते तक नहीं है, वहां नालियां तक नहीं है, पानी की सुविधा तक नहीं है। क्या हमें ऐसा विकास चाहिए जो सिर्फ दिखाने के लिए मेन रोड बनाए जा रहे हैं, लेकिन जहां लोग रहते हैं वहां पर जाके कोई ध्यान नहीं जाए। कॉन्स्टिट्यूएंसी तो पूरी होती है, वोटर तो हर एक कॉर्नर से वोट करता है। 21 लाख वोटर में वो भी वोटर है जो समता नगर में रहता है, वो भी वोटर है जो हिंगना में रहता है, वो भी वोटर है जो बुट्टी बोरी में रहता है, वो भी वोटर है जो बेसा बेलतरोड़ी में रहता है। क्या उनको विकास नहीं मिलना चाहिए? क्या उनकी डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए? क्या उनके पास सुख सुविधा नहीं पहुंचनी चाहिए? कोई भी चीज लाई जाती है हमारे ऊपर में उसका टैक्स लगा दिया जाता है। कोई भी चीज हमारे ऊपर में, जब ये मेट्रो ट्रेन चल रही है उसके ऊपर में टैक्स लगा हुआ है। आपको रजिस्ट्री करानी है तो 1% ज्यादा देना होगा। वो 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसके लिए फंड जनरेट करना है। आए दिन रोड खुदे हुए, आए दिन सब ये प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो हमें वोटर को सब तरीके से सोचना पड़ेगा कि हम इस देश में कैसे लोग चाहते हैं।
और किन लोगों को हम वोट दे रहे हैं। ऐसे लोगों को तो वोट नहीं हम दे रहे हैं जो आज की तारीख में वोट तो हमारा लेंगे एक पार्टी के नाम पे, पर कल जब जीत के आते हैं तो दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। हमें ऐसे कैंडिडेट चुन के भेजने होंगे जो पढ़े लिखे हों, शिक्षित हों, जो अच्छे हों, जो देश के बेसिक मुद्दों के साथ जुड़े हों और जो देश के संविधान के साथ जुड़े हों। ऐसे लोगों के हमने बिल्कुल वोट नहीं करना चाहिए जो सिर्फ द्वेष फैलाते हैं देश के अंदर में, जो सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, जो सिर्फ जातिवाद की बात करते हैं, जो जिनको मूलभूत प्रायोरिटी है ही नहीं उनकी सुविधा। उनकी प्रायोरिटी सिर्फ एक है कि किसी तरीके से भी इस देश का पूरा बिजनेस, हम कौन सा गवर्नमेंट का बिजनेस बेच सकते हैं और कौन सी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज हम प्राइवेट हाथों में दे सकते हैं। इनको गवर्नमेंट की नौकरी नहीं देनी है। जिन लोगों को गवर्नमेंट की नौकरी की बात करेगा, जो हमारे मूलभूत सुविधा की बात करेगा, जो हमारे देश के संविधान की बात करेगा और जो जमीन से जुड़ी हुई रहने की बात करेगा, उन लोगों को हमने वोट देना चाहिए। और हमारे वोट को हर एक इंसान को, घर के हर एक इंसान को वोट करने ले जाइए। अपने साथ में जो लोग नहीं वोट तक बूथ तक जा सकते हैं उनको भी अपनी गाड़ी में बिठा करके ले जाइए और ले जा करके वोट डलवाइए। और इस वोट देने के साथ में हमारे देश के अंदर में एक ऐसी सरकार बननी चाहिए जो हम सब के लिए काम करे, ना कि एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए काम करे। धन्यवाद।